हेलो स्टूडेंट, आप सबका अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। वस्तुतः जो अनअकैडमी की बात करें हम लोग, हमारा क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं या सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्स, लाइव टेस्ट एंड क्विज और अनलिमिटेड एक्सेस की सुविधा प्राप्त होगी। अर्थात आप जितनी बार चाहें देख सकते हैं। लेकिन यह सुविधा तभी मिलेगी जब अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड करेंगे। मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम यशवंत कुमार सिंह है और पिछले 20 वर्षों से मैं यूपीएससी के बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूं और मेरी पढ़ाई में लगभग 100+ बच्चों का आईएएस में सिलेक्शन हो चुका है। प्रेजेंट टाइम में मैं निश्चय आईएएस एकेडमी का डायरेक्टर हूं। मैं गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी इत्यादि क्लास लूंगा। यदि आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो इंडिया के बेहतरीन टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा। चाहे रोमन सैनी हो, चाहे मुराल पटेल हो, चाहे संघवी हो, चाहे आशीष मलिक हो। इस अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की बात करें हम लोग, सोचो जरा, इसमें देखो कितने कोर्स होंगे। हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्स, इंडियन इकोनॉमी, आंसर राइटिंग कोर्सेज, पॉलिटी और गवर्नेंस की बात करें, ये सारे कोर्स आपको उपलब्ध होंगे। पर यदि आप अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो यहां 2 तरह के कोर्स हैं, एक प्लस, दूसरा है आइकॉनिक। अब सोचो, दोनों में यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं निश्चय, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आइकॉनिक की बात करें, आइकॉनिक की फीस प्लस की अपेक्षा ज्यादा है। लेकिन अब देखो, आप दोनों में बात करें, अंतर क्या है। आइकॉनिक कोर्स में पर्सनल कोच की सुविधा उपलब्ध होती है, डेली मेंस क्विज प्रैक्टिस की सुविधा उपलब्ध होती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। लेकिन प्लस में ये चीज उपलब्ध नहीं है। यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपको यहां भी 10% डिस्काउंट मिलेगा। इस पर ऑप्शनल कोर्स की सुविधा भी उपलब्ध है। आप यदि निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो यहां भी आपको 10% डिस्काउंट उपलब्ध होगा आपको। अब हम बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की। हम बात करते हैं हमेशा ध्यान देने इस बात को। सबसे बड़ी चीज, पिछली क्लास में मैंने यह बताया था, आतंकवाद का बीजारोपण और आतंकवाद को पल्लवित और पुष्पित करना, कौन से फैक्टर हैं जो ये काम करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जब आतंकवाद की बात करेंगे तो आतंकवाद का वित्त पोषण कैसे होता है और कौन करता है वित्त पोषण, हम इसकी बात करेंगे। और आतंकवाद के प्रसार में किस किस की भूमिका है, हमेशा ध्यान दो इस बात को। पिछली क्लास को लिंक करो आप, आतंकवाद। यदि आतंकवाद की बात करें तो 2 बातें मैंने कहा था। एक, आतंकवाद का बीजारोपण होता है, और दूसरा ये है
आतंकवाद को पलवित और पुष्पित करना। को एवं ये बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। मैंने क्या कहा था, आतंकवाद का बीजारोपण होता है और आतंकवाद को पलवित तो पुष्पित करना। कल की क्लास को रिकॉल करो आप, हम जब बीजारोपण की बात कर रहे थे तो वस्तुतः एक राजनीतिक फैक्टर और दूसरा है धार्मिक कारक। हम जब इसकी बात करेंगे तो इसमें दो चीजें, और अगला है आर्थिक। ध्यान से समझो इस बात को, कल की क्लास को मैं रिपीट करता हूं। ये पॉलिटिकल फैक्टर, रिलीजियस फैक्टर, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर की बात करें हम लोग। देखो ध्यान से इस बात को, पॉलिटिकल फैक्टर और धार्मिक रिलीजियस फैक्टर ये दोनों क्या करते हैं, आतंकवाद का बीज बोते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ राजनीतिक संगठन राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए स्वायत्तता की मांग करते हैं और सरकार पर दबाव डालने के लिए आतंकी गतिविधियों का सहारा लेते हैं। ये लोग लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। जैसे हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तरी पूर्वी भारत की बात करें, उत्तरी पूर्वी भारत में जितने भी आतंकी संगठन है उसके पीछे उद्देश्य कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति करना है। इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए अलगाववाद या उग्रवाद का बीज बोते हैं ये। और हम धार्मिक की बात करें, धर्म का सहारा लेकर के ब्रेन वॉश किया जाता है। अब सोचो आप, और कई बार आतंकवाद को धार्मिक युद्ध के रूप में प्रचारित किया जाता है। जब हम आतंकवाद को धार्मिक युद्ध के रूप में प्रचारित करेंगे तो स्वाभाविक है नए युवाओं का ब्रेन वॉश करना आसान हो जाएगा। नए युवाओं की आतंकी गतिविधियों में सहभागिता आसान हो जाएगी। उसका परिणाम क्या होगा, आतंकवाद का कैसे तेजी से प्रचार और प्रसार होगा। हमेशा जैसे पंजाब की बात करें या आईएसआईएस की बात करें, हमेशा पंजाब में जो खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा था, एक जमाने में पंजाब आतंकवाद से ग्रसित था। उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। वो चाहते थे पंजाब खालिस्तान के रूप में कन्वर्ट हो ताकि उन लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति हो सके। राजनीतिक। दूसरी चीज मैंने क्या कहा, हम धार्मिक की बात करें, पाकिस्तान क्या करता है कि धर्म के नाम पर आतंकवाद को प्रमोट करता है, आतंकवाद को प्रोत्साहित करता है। अब सोचो आप, सामाजिक की बात करें, सामाजिक में बहुत सारे सामाजिक कारक हैं जो आतंकवाद की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा गरीबी, बेरोजगारी, ये बात करें हम लोग, सामाजिक अलगाव, ये करता क्या है, आतंकवाद को प्रमोट करता है ये।
जैसे मैंने ये कहा, जो नक्सली मूवमेंट है, नक्सलवाद के विस्तार में इन दोनों ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। अब जैसे ये कहा जा सकता है कि मान लिया जाए कि ये जमीन है, ये आतंकवाद का बीज है। जैसे मैंने ये कहा, ये आतंकवाद का बीज है। इसे बो कौन रहा है? एक तो राजनीतिक कारक, और दूसरा है धार्मिक कारक। कालांतर में क्या होता है, हमेशा ये फैक्टर है, सोशल और इकोनॉमिकल जो फैक्टर है इसे सींचता है। जैसे मैंने ये कहा, ये आपका सामाजिक, एवं हम आर्थिक कारक की बात करें, ये सोचो आप, ये क्या कर रहा है? इसे सींच रहा है, पानी एवं उर्वरता प्रदान करता है। उसकी बात क्या होगा, ये आतंकवाद का जो बीज है ये बट वृक्ष का रूप ले लेता है। ये है आतंकवाद का पेड़, फैल गया ये। अब सोचो आप, इसे लगातार पोषण कौन देता है? पोषण, न्यूट्रिशन इसे देता कौन है? सामाजिक एवं ये जो सामाजिक और आर्थिक कारक हैं, ये आतंकवाद को न्यूट्रिशन देते हैं। इन कारकों की बात करें, गरीबी, भूखमरी, हमेशा भूमि के न्यायसंगत वितरण का अभाव, भूमि के न्यायसंगत वितरण का अभाव, सांप्रदायिक दंगे, अलगाव की बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को। मैंने क्या कहा, पानी और उर्वरता कौन देता है? सोशल एवं इकोनॉमिकल फैक्टर देते हैं। ये पॉलिटिकल जो रिलीजियस फैक्टर है ये बीज डालता है, आतंकवाद का बीज। लेकिन सोशल और इकोनॉमिकल जो फैक्टर है इसे न्यूट्रिशन देते हैं उस बीज को। अंततः ये एक बड़े से पेड़ का रूप ले लेता है, आतंकवाद। हमेशा ध्यान दें इस बात को। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे। ये जो आतंकवाद है, ये जो आतंकवाद पनपता है, उसके पीछे अलग अलग फैक्टर काम करते हैं। हमेशा ध्यान दें इस बात को, अलग अलग फैक्टर काम करते हैं आतंकवाद के पनपने के पीछे। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम ये बात करें, आतंकवाद पनपने की अलग अलग
महत्वपूर्ण कारक काम करते हैं। महत्वपूर्ण कारक काम करते हैं। हमेशा ध्यान दीजिए इस बात को। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे। एक इंडिया का मैप बनाते हैं हम लोग, और उस मैप के अनुसार देखते हैं कि कैसे होता है। जैसे ये मान लिया जाए कि ये इंडिया का मैप है। पूरी बात ध्यान दो, एग्जैक्ट इंडिया का मैप नहीं बन पाया है, फिर भी देखो आप, मैंने क्या बताया, ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है ये आपका कश्मीर है। ये आपका कश्मीर है। हम कश्मीर की बात करें, ये जो पूरा आपका बेल्ट है ये नॉर्थ ईस्ट है। उत्तरी पूर्वी भारत। और जो ये आपका बेल्ट है, ये पूरा जो बेल्ट है हमेशा ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। आज शाम तक भेजता हूँ आपको शेड्यूल। थोड़ा सा ध्यान दो इस बात को। ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, ये कश्मीर का बेल्ट है, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। जो कश्मीर का बेल्ट है, यहां जो आतंकवाद पनपने का जो कारण है, यहां राजनीतिक और धार्मिक है। राजनीतिक एवं कारक। यह जो इलाका है, यहां जो है सामाजिक और आर्थिक कारक। ये जो नॉर्थ ईस्ट है, यहां जो फैक्टर है, राजनीतिक एवं चलो भाई, आधा घंटा बाद ना। हमेशा ध्यान दें इस बात को। ये तीन तरह के फैक्टर काम करते हैं। कश्मीर में जो आतंकी घटना है या आतंकवाद के विस्तार में राजनीतिक और धार्मिक कारक काम करता है। क्यों? ये अनेक अलगाववादी संगठन है कश्मीर में। इन अलगाववादी संगठनों का उद्देश्य अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति करना है। तो कश्मीर में सक्रिय अलगाववादी संगठन अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए आतंकवाद को नैतिक समर्थन देते हैं हमेशा। दूसरी तरफ देखा जाए, कुछ रिलीजियस फैक्टर है, धार्मिक कारक है। धार्मिक कारक कारण ये है कि यहां जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान क्या करता है कि धर्म के नाम पर युवाओं का ब्रेन वॉश करता है और उन्हें आतंकवाद की ओर मोड़ देता है। अब सोचो आप कि यहां जो कश्मीर में आतंकवाद के विस्तार में पॉलिटिकल फैक्टर और धार्मिक कारक, बल्कि यह कहा जाए आतंकवाद के बीजारोपण और विस्तार, दोनों में पॉलिटिकल और धार्मिक कारक काम करते हैं। ये जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है,
यहां सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर काम करते हैं। मतलब सामाजिक अन्याय, गरीबी और भुखमरी काम करती है। यहां जो नक्सली आंदोलन की शुरुआत हुई वो भूमि के न्याय संगत वितरण को लेकर शुरू हुआ कि भूमि का न्याय संगत वितरण होना चाहिए। दूसरी तरफ ये जनजाति समुदाय है। अब सोचो, ये लोग भुखमरी और गरीबी के शिकार हैं, इसलिए ये लोग नक्सली मूवमेंट में शामिल हो जाते हैं। इनका उद्देश्य ये है एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण जहां ना तो भुखमरी हो और ना तो गरीबी हो। पर जो नॉर्थ ईस्ट है यहां अलग फैक्टर काम करते हैं। पॉलिटिकल और कल्चरल फैक्टर काम करता है। अब देखो आप, यहां कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए, राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए ये लोग आतंकवाद को समर्थन देते हैं। और दूसरी तरफ जब बांग्लादेश से चकमा शरणार्थियों का आगमन हुआ, जब शरणार्थियों का आगमन हुआ तो फिर इस नॉर्थ ईस्ट में जो जनजाति समुदाय है उनके कल्चर को खतरा पहुंचने लगा। जनजातियों को लगा कि मेरी संस्कृति नष्ट हो जाएगी, इसलिए अपने कल्चर को संरक्षित करने के लिए, अपने कल्चर को बचाए रखने के लिए ये लोग बाहरी लोगों को निकालने पर बल देने लगे। और निकालने के लिए ये लोग आतंकवाद या आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने लगे। यह हमेशा ध्यान दो इस बात को। तो मैंने ये कहा उत्तरी पूर्वी भारत में पॉलिटिकल और कल्चरल फैक्टर काम करता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर काम करता है। और कश्मीर जैसे बेल्ट में पॉलिटिकल और धार्मिक कारक काम करता है। प्रश्न ये उठा कि आतंकवाद का जब हम प्रसार की बात करेंगे तो प्रसार हो क्यों रहा है, रीजन क्या है? पहली चीज, आतंकवाद के प्रसार में महत्वपूर्ण कारक, आखिर आतंकवाद फैल क्यों रहा है, आतंकवाद के प्रसार के कारण क्या है? जब आतंकवाद के प्रसार के कारणों की हम बात करेंगे तो हमेशा ध्यान दो इस बात को। पहली चीज देखो आप, आतंकियों को नई तकनीक की उपलब्धता, संचार की आधुनिक तकनीक की, ये कहा जाए आतंकवाद के हमेशा ये जो आतंकवाद है, इस आतंकवाद के प्रसार के कारण क्या है? पहली चीज, आतंकवादियों को नई तकनीक की उपलब्धता। को नई तकनीक की उपलब्धता, पहला पॉइंट, हमेशा ध्यान दो इस बात को। इसका अर्थ यह है जब नई तकनीक की उपलब्धता बढ़ने लगी तो इससे क्या हुआ, अपने विचारों का प्रचार और प्रसार तेजी से होने लगा। तो नई तकनीक की उपलब्धता बढ़ने के दो फायदे। पहली बात, अपनी विचारधारा का प्रसार आसान हो गया। अपने विचारधारा का प्रसार आसान हो गया। दूसरी चीज ये कहा जाए,
हमेशा ध्यान दो इस बात को, एक तरफ अपनी विचारधारा का प्रसार तो आसान हो गया नई तकनीक के कारण, दूसरी तरफ ये देखा जाए आतंकी गतिविधि को जन्म देना आसान। और तीसरा जो रीजन है, हमेशा ध्यान दो, जो तीसरा कारण यह है कि आतंकियों की नेटवर्किंग आसान। तक भेजता हूँ। हमेशा ध्यान दो इस बात को, तो जब जब नई तकनीक की उपलब्धता बढ़ेगी आतंकवाद का प्रसार होगा। देखो है क्या आतंकवाद के प्रसार में के कारण क्या है, जब आतंकवादियों की नई तकनीक की उपलब्धता बढ़ी तो आतंकियों की नेटवर्किंग आसान हो गई। नंबर 2, अपने विचारधारा का प्रसार आसान हो गया। और नंबर 3, आतंकी गतिविधियों को जन्म देना आसान हो गया। हमेशा ध्यान दो इस बात को, इससे क्या हुआ कि आतंकवाद का प्रसार बहुत तेजी से होने लगा। दूसरी तरफ देखा जाए संचार के आधुनिक तकनीक, सोशल मीडिया, संचार की आधुनिक तकनीक एवं सोशल मीडिया की बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को, सोशल मीडिया का प्रभाव क्या हुआ। यह जो सोशल मीडिया है इससे 2 फायदा। पहली बात, विचारधारा से सहमत रखने वाले लोगों की पहचान आसान। आतंकी विचारधारा से सहमति रखने हमेशा ध्यान दो इस बात को, जैसे बात हो रही थी सोशल मीडिया में यह फायदा हुआ कि मान लिया जाए कि मैं एक आतंकी गतिविधि विचारधारा को प्रमोट कर रहा हूं, आपने लाइक किया, अच्छा कमेंट किया, तो फिर मैं पहचान कर लूंगा ओ इतने लोग हैं जो मेरी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको टारगेट करूंगा। इससे क्या होगा, पहली चीज इससे होगा क्या कि नए आतंकियों की भर्ती क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो पहली बात, आतंकी विचारधारा से सहमत रखने वालों की पहचान आसान हो गई। दूसरी बात यह किया जाए, फेक न्यूज का प्रसार आसान, परिणामतः हमेशा ध्यान इस बात को, पहले यह कहा जाए कि फेक न्यूज का प्रसार आसान, परिणामतः लोगों को उग्र करना आसान।
उग्र करना हम आसान की बात करें, जैसे सोशल मीडिया पे एक न्यूज आती है, मान लो कि कुछ लोगों ने कुरान की प्रति जला दिया, उसे फाड़ दिया, तो एक बड़ा सा समूह क्या हो जाएगा, उग्र हो जाएगा। बड़े पैमाने पर क्या होंगे, सांप्रदायिक दंगे फैलेंगे। हमेशा पहली चीज, बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे फैलेंगे, और जब सांप्रदायिक दंगे फैलेंगे तो कानूनी व्यवस्था खराब होगी। तो जो समुदाय उसका शिकार होगा उनको अपने गिरफ्त में लेना आसान हो जाएगा। मान लिया जाए कि सांप्रदायिक दंगा हुआ, एक विशेष कम्युनिटी के लोग ज्यादा प्रभावित हुए, तो आतंकी क्या करते हैं, उनका फायदा उठाते हैं। और विशेष समुदाय के लोग यदि ज्यादा प्रभावित होते हैं तो उनके अंदर आक्रोश की भावना पैदा होती है, और उसी आक्रोश को कैश करने के लिए सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर क्या होता है। तीसरी चीज देखा जाए, हमेशा ध्यान दो इस बात को कि यदि सोशल मीडिया की बात की जाए तो पहली चीज कि जितने भी आतंकी हैं उनकी नेटवर्किंग क्या होती है, आसान हो जाएगी। ये आतंकवाद को बड़े पैमाने पर कैसे प्रमोट कर रहा है। हमेशा एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मान लिया जाए मैं मुस्लिम समुदाय का हूं, आप हिंदू समुदाय को हो। पता ये चला कि फेक न्यूज आई कि मंदिर या मस्जिद में सुअर का मांस फेंक दिया गया और उसको तेजी से वायरल कराया जाएगा। स्वाभाविक आप उग्र हो जाओगे, पुलिस कानून व्यवस्था के नाम पर आपके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। इसका यह परिणाम होगा कि आपके अंदर असंतोष की भावना पैदा होगी। ये जो असंतोष को मैं क्या करूंगा और उभारने की कोशिश करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, चूंकि आप अल्पसंख्यक हो इसलिए आपका शोषण होगा। यदि आप चाहते हो अपना कल्याण तो इस्लामिक गणराज्य की बात करो, सरकार को झुकाओ, और सरकार को झुकाने का एक ही रास्ता है, आतंकवाद। धीरे धीरे क्या होगा, उन आतंकी संगठनों से आप जुड़ते चले जाओगे। जैसे आईएसआईएस ने क्या किया, सोशल मीडिया का सहारा लिया। हमेशा ध्यान दो, तीसरी चीज जैसे ये कहा जाए कि सोशल मीडिया के द्वारा प्रचार आसान, प्रचार आसान। हमेशा ध्यान देना इस बात को। जैसे आईएसआईएस करता क्या था, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचारों को प्रचारित करता था। इसका यह फायदा हुआ आईएसआईएस को कि दुनिया के लोग चल पड़े आईएसआईएस के ग्रुप में शामिल होने के लिए। और आईएसआईएस का चीफ क्या कमाल का ब्रेन वॉश किया, हजारों लोग आईएसआईएस की सेना में शामिल हो गए। दुर्भाग्य यह है कि हाईली क्वालिफाइड लोग भी शामिल हो गए। तीसरी चीज कहा यह जाए, समाज में बढ़ती जनसंख्या और घटते संसाधनों का सहनशीलता की कमी। नंबर 3 की हम बात करें, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 की बात करें, समाज में बढ़ती जनसंख्या एवं घटते संसाधनों के कारण समाज में बढ़ती जनसंख्या और घटते संसाधनों के कारण
सहनशीलता में कमी। एक बात हमेशा ध्यान दें इस बात को, यह कहा जाए कि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और रिसोर्स कम होते जा रहे हैं, लोगों की सहनशीलता में लगातार कमी होती जा रही है। जैसे हम सिंपल चीजें बात करें, मान लिया जाए कि हमेशा ध्यान दो, जनसंख्या में वृद्धि होती है, वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है सुविधाओं की मांग बढ़ेगी। सुविधाओं की मांग में वृद्धि होगी। यह होगा संसाधनों के अभाव में सरकार द्वारा सुविधा उपलब्ध करवाना कठिन। अब सोचो आप, जब कठिन हो जाएगा परिणामतः सरकार एवं व्यवस्था के विरुद्ध क्या पैदा होगा? आक्रोश। हमेशा ध्यान दो इस बात को, मैंने क्या कहा, जनसंख्या में जब वृद्धि होगी तो सुविधाओं की मांग में वृद्धि, लेकिन सरकार संसाधनों के अभाव में सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पाएगी। परिणाम क्या होगा? सरकार एवं व्यवस्था में आक्रोश पैदा होगा। आक्रोश क्या होगा? कालांतर में आक्रोश हिंसक आंदोलन में रूपांतरित। हमेशा ध्यान दें इस बात को, जब हिंसक आंदोलन में रूपांतरित हुआ, परिणाम क्या होगा? हमेशा जब कानून व्यवस्था खराब होगा, आतंकवाद के प्रसार का अवसर है। ये बात हमेशा ध्यान दें इस बात को, इसलिए यह कहा जाता है कि जिस अनुपात में भारत की पॉपुलेशन बढ़ रही है, यदि उस अनुपात में भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बढ़ी तो राष्ट्र की एकता और अखंडता के समक्ष एक चुनौती पैदा हो सकती है। मान लिया जाए हमारी मांग बढ़ने लगी और सरकार ने मेरी मांगी पूरी नहीं की, उसका परिणाम क्या होगा कि सरकार के प्रति आक्रोश का भावना पैदा होना स्वाभाविक है। जब आक्रोश की भावना पैदा होगी तो फिर यह जाके आतंकवाद के प्रसार में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। अगला ध्यान दो इस बात को,
नंबर 3, हम नंबर 4 की बात करें, चौथा रीजन क्या है? संगठित अपराध की बात करें, संगठित अपराध को प्रोत्साहन। संगठित हमेशा ध्यान दो इस बात को, संगठित अपराध को प्रोत्साहन मिलेगा। लगातार संगठित अपराध को मिलता प्रोत्साहन आतंकवाद के प्रसार में बड़ी भूमिका निभाती है। ऐसा क्यों होता है? जब इसको प्रोत्साहन मिलता है तो जो दो चीज होती है। पहली चीज ड्रग्स एवं हथियारों की तस्करी होती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, हथियारों की तस्करी और ड्रग्स की तस्करी। हथियारों की तस्करी और दूसरी तरफ हम ड्रग्स की तस्करी की बात करें। हमेशा ध्यान दो, यदि ड्रग्स हथियारों की तस्करी होती है तो आतंकियों को हथियार की आपूर्ति, और जब ड्रग्स की तस्करी होती है पैसे की आपूर्ति। हमेशा ध्यान दें इस बात को, इससे क्या होता है कि इन दोनों से आतंकियों की भर्ती आसान। आप सोचो इससे क्या होगा? इसका अर्थ यह है कि कैसे ऑर्गेनाइज क्राइम आतंकवाद को प्रमोट करता है। संगठित अपराध में क्या होता है? हथियारों की तस्करी होती है और ड्रग्स की तस्करी होती है। इसे हथियारों, आतंकियों के हथियार की आपूर्ति और पैसे की आपूर्ति होती है। आतंकियों की भर्ती आसान, आतंकवाद का क्या होगा? प्रसार शुरू हो जाएगा। अंत में देखा जाए कि आतंकी संगठनों को मान्यता। नंबर 5, आतंकी संगठनों को हम मान्यता की बात करें, हमेशा ध्यान देना इस बात को, जब आतंकी संगठनों को मान्यता मिलेगी, जब मान्यता मिलती है तो परिणाम क्या होता है? आतंकवाद एक व्यवसाय बन जाता है। परिणामतः आतंकवाद एक व्यवसाय बन जाता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, आतंकी संगठनों को मान्यता मिलती है, परिणामतः क्या होगा कि आतंकवाद एक व्यवसाय बन जाता है। आपने ये देखा होगा, एक आतंकी संगठन बम ब्लास्ट करता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है कि मैंने बम ब्लास्ट किया है। तो आतंकी जो घटनाएं हैं
उसको अंजाम देने के बाद उसे स्वीकार कर लिया जाता है। यह है आतंकवाद के प्रसार के कारण। पर एक प्रश्न उठा, आतंकी संगठनों के वित्त के स्रोत क्या है? पहली चीज, आतंकी संगठनों से वित्त के स्रोत क्या है? क्योंकि आतंकवाद के प्रसार के लिए पैसा चाहिए, पैसा तो चाहिए, हमेशा ध्यान दो इस बात को। तो इन्हें पैसा आता कहां से है, क्या रीजन है? यदि हम इसकी बात करें तो यह कहा जाए आतंकी संगठनों के हम वित्त के स्रोत की बात करें, स्रोत क्या है? आतंकी संगठनों के वित्त के यदि हम स्रोत की बात करें कि इन्हें पैसा आता कहां से है, एक बात ध्यान देना, 3 रीजन है। कश्मीर में आतंकी संगठन, उत्तरी पूर्वी भारत में और तीसरी चीज नक्सली संगठन। 3 की बात करेंगे हम लोग। ये बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये जो आतंकी संगठन है, आतंकी संगठनों के वित्त के स्रोत क्या है? पहली चीज, कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठन। नंबर 2, उत्तरी पूर्वी भारत में सक्रिय आतंकी संगठन। और नंबर 3, नक्सली संगठन की हम बात करें, इनके वित्त के स्रोत देखो आप। यदि कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों के वित्त के स्रोत की बात करें तो इस्लामिक देशों से जिहाद के नाम पर चंदा, से नाम पर हम चंदा। पहली बात ध्यान दो इस बात को, मैंने क्या कहा? मुस्लिम देशों से जिहाद के नाम पर चंदा लिया जाता है, ये वित्त का बड़ा सा स्रोत है। दूसरी चीज, संगठित अपराध की बात करें, ये ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करते हैं, हमेशा ध्यान दो इस बात को। अगली बात, भारतीय जाली मुद्रा का प्रसार करते हैं ये। और अगली बात, अन्य से ये बात हमेशा ध्यान दो इस बात को।
कश्मीर में जो सक्रिय आतंकी संगठन है, इनके वित्त का स्रोत क्या है? मुस्लिम देशों से जिहाद के नाम पर चंदा लिया जाता है। हम संगठित अपराध की बात करेंगे, भारतीय जाली मुद्रा का प्रसार होता है और अन्य अपराधों से अर्जित आय की बात करेंगे। लेकिन उत्तरी पूर्वी भारत में जो संगठित आतंकी संगठन है, इनका जो वित्त का स्रोत है, एक तो संगठित अपराध है, पहली चीज। दूसरी चीज, यह समानांतर सरकार चलाते हैं, मतलब सरकारी योजनाओं से पैसा लेते हैं। ये जबरन धन वसूली। हम तीसरी चीज बात करें, ये करते क्या है? गवर्नमेंट की हर योजना से सड़क निर्माण या गवर्नमेंट की योजनाओं से पैसा लेते हैं। सरकारी योजना पैसा लेना। फॉर एग्जाम्पल, सड़क बन रहा है, एयरपोर्ट बनता है, नहर का निर्माण हो रहा है, इनको पैसा चाहिए, वरना इस काम को होने नहीं देंगे। तो जितनी भी विकास गतिविधियां चल रही हैं, उसको सही तरीके से संचालित करने के लिए एक निश्चित राशि इनको देनी पड़ती है। अब देखो आप, लेकिन हम नक्सली संगठन की बात करें, इनके दो चीज है, एक संगठित अपराध, हाँ, दूसरी बात जबरन धन वसूली। ये बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये तीन चीज है आतंकी संगठनों के वित्त के स्रोत। एक तो कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठन, इनके वित्त के स्रोत ये है। उत्तरी पूर्वी भारत में सक्रिय आतंकी संगठन, इनके वित्त के स्रोत ये हैं, ये जबरन धन वसूली करते हैं। मतलब ये एक समानांतर गवर्नमेंट चलाते हैं और टैक्स लेते हैं। ये लोगों से कहते हैं कि आप अपने इनकम का इतना हिस्सा टैक्स के रूप में दो, और लोगों को देना पड़ता है, क्योंकि लोगों को क्या करना है? अपने जीवन की सुरक्षा चाहिए। तो लोग अपने आप को सुरक्षित बनाए रखने के लिए एक न्यूनतम या निर्धारित राशि आतंकी संगठनों को देते हैं। अगली चीज, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उसका कुछ हिस्सा उन्हें दिया जाता है। अंत में देखें, नक्सली संगठन, ये संगठित अपराध की बात करते हैं और जबरन धन वसूली की बात की जाती है। ये आतंकी संगठनों के वित्त के स्रोत हैं। अब प्रश्न ये उठा, आतंकवाद से निपटने की रणनीति क्या हमारी? तो कौन कौन से कानून हैं? हम कानून की बात करेंगे। कौन से ऐसे कानून है जिनका गठन हो चुका है? कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रहे हैं? और अंततः सरकार की रणनीति होनी कैसी चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए? हम इसकी बात करेंगे। उसके बाद करेंगे कश्मीर में आतंकवाद, नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद क्यों फैला, क्या रीजन है, और सरकार के प्रयास करने के बावजूद यह समाप्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्यों? हम इसकी बात करेंगे। एक चीज ध्यान देने इस बात को, पुनः हम लौटते हैं, ये आतंकी संगठनों के वित्त की स्रोत। शेष बातें हम लोग अगले क्लास में करेंगे। एक बात कहना चाहता हूं कि अभी मैं प्रश्न उठाऊंगा, अभी मैं आतंकवाद की बात कर रहा हूं। मैं आतंकवाद, क्या आतंकवाद का अर्थ क्या है, परिभाषित नहीं किया गया तो क्यों नहीं? परिभाषित करने का परिणाम क्या होगा यदि परिभाषित कर दिया जाए तो? फिर कितनी तरह के आतंकी संगठन होते हैं,
आतंकवाद के कितने रूप होते हैं, इसकी बात हो चुकी है हमारी। अब सोचो जरा, जैसे जैसे मेरी क्लास आगे बढ़ेगी मैं प्रश्नों को उठाता जाऊंगा। अब मैं प्रश्नों को फ्रेम करूंगा कि आंसर कैसे चलेगा। अब मैं बार बार कहता हूं कि मेरा उद्देश्य है आपको लिखना सिखा देना, और मैं सिखा दूंगा आपको लिखना। पुनः एक बात कहना चाहता हूं, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आप लाइक अवश्य करो, क्योंकि आपके एक एक लाइक से मेरा मनोबल क्या होता है, बढ़ने लगता है। हो सकता है और बेहतरीन तरीके से मैं क्लास लूं आपका। यदि आप अनअकैडमी के से सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हो आप, तो आप यदि निश्चय कि रेफरल कोड का उपयोग करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। यह बात हमेशा ध्यान दो, इस बात को 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू।